तो आप लोगों का हम रोज़ मिल के आए इस अकेडमी में हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है और साइंस में हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत बॉटनी पे हम लोगों ने कक्षा को कंटिन्यू रखा हुआ है। अभी हम लोग बैक्टीरिया पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में देखा, जाना और समझा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बैक्टीरिया पे डिस्कशन किया। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं बैक्टीरिया को लेकर के। तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि बैक्टीरिया की विशेषता क्या होती है, उसके बाद बैक्टीरिया जो सेल है उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे इनका पोषण कैसे होता है, बैक्टीरिया का इनका जनन कैसे होता है। फिर बैक्टीरिया हमारे सामान्य जीवन में किस प्रकार से रोल निभाती हैं, यानी कि कई सारी ऐसी बैक्टीरिया हैं जो लाभदायक हैं, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हानिकारक हैं, कई सारे रोग पैदा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। यहाँ से चूँकि प्रश्न यूपीएससी से लेकर के स्टेट पीसीएस और बाकी के एग्जामों में भी पूछे जाते रहे, तो बैक्टीरिया को थोड़ा डीप में हम लोग इसी वजह से पढ़ रहे हैं ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न आए ईजी वे में हैंडल हो जाए। और एक बार अगर आप लोग कक्षा को लेते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, तो बाकी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपके दिमाग में सारी चीज़ें बस जाएंगी। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप फैक्ट को रट रहे हैं, तथ्य को रट रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ फैक्ट रहेगा, तो आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। हम लोग पूरे बायोलॉजी को बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रोल बढ़ता जा रहा है लगातार क्वेश्चंस के साइंस को लेकर के। तो उसी हिसाब से हम लोगों की कक्षा भी होगी। और मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारी जो कक्षाएं चलती हैं, जितनी भी क्लासेस मैंने लिया है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो या फिर इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो, ये सारी कक्षाएं सिविल सर्विसेज अप्रोच के अनुसार ही चल रही हैं। यानी सिविल सेवा के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से सिविल सेवा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जिस पैटर्न से पूछे जा रहे हैं, उसी पैटर्न के अनुसार हम लोगों की कक्षाएं कंटिन्यू होती हैं। तो जिन लोगों ने बाकी की कक्षाएं ज्वाइन नहीं की है, जैसे साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यहाँ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, बाकी के क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ज्वाइन करने का मतलब ये होगा कि आपके अंदर एक फुल आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और मेरी कक्षाएं थोड़ा सा डीप होती हैं, थोड़ा लंबा होता है, इस वजह से कि मेरा उद्देश्य होता है कि आप किसी भी विषय की सिर्फ एक बार कोचिंग करिए, उसके बाद खुद बैठ करके रूम पे मेहनत करिए, खुद जो है कि एफर्ट डालिए, प्रयास करिए, और वही आपके सिलेक्शन का आधार बनता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बैक्टीरिया पे अध्ययन कर रहे थे, जीवाणुओं पे हम लोगों ने अध्ययन किया था, और हम लोगों ने देख लिया था कि जीवाणु से ही जो है कि पहला जो है कि प्रतिजैविक की खोज की गई थी, एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। और शायद एंटीबायोटिक वाला लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे कि कुछ एंटीबायोटिक जीवाणुओं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं, बाकी के एंटीबायोटिक्स और सूक्ष्म जीवों से, जैसे कवक से, शैवालों से भी प्राप्त होते हैं। तो हमने बताया था कि पहला जो एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, वो कवक से प्राप्त किया गया था। जीवाणुओं से भी एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं, ये मैंने लिखवाया था 2-3 एग्जाम्पल कि कौन कौन से एंटीबायोटिक जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। एक्सक्यूज मी। चलिए, तो आज हम लोग को देखना है, पहले जीवाणुओं की विशेषताएं देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जीवाणु सेल की विशेषता देखेंगे, जीवाणुओं की जो है कि स्ट्रक्चर पे बातें करेंगे, जीवाणुओं की संरचना पे। तो हेडिंग होगा आप लोगों की जीवाणुओं की विशेषताएं, बैक्टीरिया की विशेषताएं, जीवाणुओं की विशेषताएं। साथ में आप नोट्स बनाते चलेंगे तो बेहतर रहेगा, समझते हुए चलेंगे। मैंने बताया था शुरू में हमारा जो लेक्चर था जीवाणु वाला, तो मैंने बताया था कि जीवाणु भी एक प्रकार क्या होता है, एक पादप होता है, प्लांट होता है, पौधा होता है। क्यों पादप कहा जाता है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रश्न पूछा भी गया आईएएस में कि जीवाणुओं को पादप की कैटेगरी में रखने का कारण क्या है। तो पादप की कैटेगरी में रखने का कारण होता है जीवाणु को सेल वाल के पाया जाता है, इनके कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ध्यान रखिए, जितने भी प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल सेल्स हैं और प्लांट सेल्स में यही एक बड़ा डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल्स में सेल वाल नहीं पाया जाता, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु के सेल में जब उनकी कोशिकाओं का हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति, सेल वाल की उपस्थिति है। इसी वजह से जीवाणुओं को रख दिया गया प्लांट में। और ये प्रोकैरियोट्स हैं, मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव होते हैं, ऐसे सेल जिनकी कोशिका अविकसित होती है, पूरी तरीके से विकसित नहीं होती। उसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें नाभिक अविकसित अवस्था में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियाइड बोलते हैं। हम लोग देखेंगे आगे कि यहाँ पे भी न्यूक्लियाइड पाया जाता है, न्यूक्लियस के बजाय न्यूक्लियाइड होता है, अविकसित आद्य नाभिक या आद्य केंद्रक जिसे बोल दिया जाता है। तो ये प्रोकैरियोट्स हैं, पादप है। क्यों पादप है? क्योंकि इसमें सेल वाल पाया जाता है और एक कोशिकी है, यूनिसेल्युलर। तो लिखिए, पहली विशेषता लिखिए, जीवाणु क्या होता है? अति सूक्ष्म, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, अति सूक्ष्म, एक कोशिकी, प्रोकैरियोट्स
जीव होते हैं, जीव होते हैं, जीव होते हैं, इनमें लिखिए, इन्हें पादप जगत में रखा जाता है, इन्हें पादप जगत, समझ रहे हैं ना, प्लांट किंगडम, पादप जगत में रखा जाता है, रखा जाता है क्योंकि इनकी कोशिका में, कोशिका में, कोशिका भित्ति, कोशिका संरचना में, सॉरी कोशिका में नहीं मतलब कि कोशिका, इनकी कोशिका संरचना में, ऐसे कर लीजिए, इनकी कोशिका संरचना में, कोशिका संरचना में यानी स्ट्रक्चर में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए इन्हें रखते हैं प्लांट किंगडम में रखा जाता है। और प्लांट किंगडम में भी मोनेरा जगत में रखा जाता है, मोनेरा किंगडम में, तो यहाँ पर लिख लीजिए प्लांट किंगडम के मोनेरा जगत में, प्लांट किंगडम के मोनेरा जगत में, आगे हम लोग देखेंगे मोनेरा जगत में रखा जाता है। अभी कुछ और चीज़ें मिलेंगी, कुछ लोगों ने इसे किसी और किंगडम में रख दिया मोनेरा के बजाय, वो भी हम लोग देखा जाएगा आगे। तो पहली चीज़ तो ये आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि जो बैक्टीरिया है एक प्रकार का पौधा है, एक कोशिकीय पौधा होता है जो प्रोकैरियोट्स है, इसके जो सेल्स हैं पूरी तरीके से विकसित नहीं है। यूकैरियोट्स जितने भी जीव आते हैं उनके सेल्स विकसित हो जाते हैं, जैसे मानव और बाकी के ढेर सारे पौधे ये यूकैरियोट्स में आते हैं, इनकी सेल्स पूरी तरीके से, इनकी कोशिका पूरी तरीके से डेवलप होती है, विकसित होती है। यहाँ पे कोशिका पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो एक कोशिकीय होता है, सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है बैक्टीरिया में। प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये जो कोशिका होता है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म जीव होते हैं, इसका मतलब कि इन्हें नंगे आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, और इनकी सेल की संरचना में, स्ट्रक्चर में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जिस वजह से इन्हें हम प्लांट किंगडम में रख देते हैं। पहली विशेषता हो गई। नंबर 2, इसमें 2-3 चीजें मैंने समाहित कर लिया ताकि एक साथ हो जाएगा। देखिए दूसरा, इसमें लवक पाया जाता है, लवक बोलते हैं प्लास्टिड को, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड लवक पाया जाता है। कई प्रकार के प्लास्टिक प्लांटों में पाया जाता है, कवक और कवकों में भी पाया जाता है, पौधों में भी पाया जाता है, शैवालों में भी पाया जाता है, कई प्रकार के। जैसे क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का है लवक, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जैसे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए कि ब्रैकेट में लिख लीजिए, पौधों और शैवालों में, पौधों और शैवालों में, शैवालों के कोशिकाओं में, ऐसे लिख लीजिएगा, कोशिकाओं में कई प्रकार के लवक पाए जाते हैं, कई प्रकार के लवक उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिनका अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग कार्य होता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, ये भी एक लवक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट एक लवक है, इसका काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है। लिखिए, जैसे क्लोरोप्लास्ट भी एक लवक है, प्लास्टिड है, एक लवक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। उसी प्रकार क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट भी एक लवक है, भी एक लवक है जो पौधों में रंग के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो प्लास्टिड पाए जाते हैं जीवाणुओं में भी, बैक्टीरिया में भी प्लास्टिड पाया जाता है। तो इस वजह से भी हो जाता है कि ये क्या है, एक पौधा है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करती है। क्रोमोप्लास्ट किसी भी पौधे, प्लांट के रंग को निर्धारण करती है कि किस प्रकार का रंग होगा उसका। आप देखते हैं कि प्लांट्स सामान्यतः हरे रंग के होते हैं,
क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले जितने भी पौधे वो हरे रंग के होते हैं। लेकिन प्लांट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पौधे का कलर चेंज होता है, पत्ते का कलर चेंज हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से चेंज होता है। पौधा जब सूखने लगता है उस समय उसका कलर चेंज होता है, जाहिर सी बात है क्रोमोप्लास्ट की कमी और बाकी चीज़ें मरने लगता है तो वो कलर चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्लास्टिड पाया जाता है जीवाणु में भी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, प्रश्न आया हुआ है कि जीवाणुओं में क्या प्लास्टिड पाए जाते हैं, लवक पाया जाता है। तो यस, लवक पाया जाता है और लवक कई प्रकार के होते हैं जो पौधों के साथ साथ मैंने क्या बताया शैवालों में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, शैवालों में भी पाया जाता है। आगे हम लोग शैवालों का अध्ययन करेंगे, इसी कैटेगरी में आगे बढ़ेंगे जीवाणुओं के बाद, तो इसी क्रम में हम लोग शैवालों का भी अध्ययन करेंगे हम लोग, तो देखा जाएगा। नील हरी शैवाल का नाम आप लोग सुने होंगे, ब्लू ग्रेन एल्गी, ठीक। इसी प्रकार देखिए, इसी में लिख लीजिए पाए जाते हैं, 2 नंबर है ना, तीसरा नंबर लिखिए। तीसरा नंबर, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया अंतःद्रव्य जलिका, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी का इत्यादि अंग, कोशिकांग नहीं पाए जाते, ऐसे के लिए कोशिका के अंग होते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते। जब हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो सेल में ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे गाल्जी का है, मीसोसोम, राइबोसोम, ये सारी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, उनका काम क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से डेवलप होता है वो हम लोगों ने देख लिया था जब पृथ्वी पे जीवन के विकास का इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो वहाँ हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे उद्विकास के क्रम में सामने आता है, उसका काम क्या होता है। एक्चुअल में पावर हाउस माना जाता है कोशिका का, ये ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी क्रिएट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, इसीलिए बोल जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का सेल का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, ठीक, शक्ति गृह जिसे हम लोग बोलते हैं। 3 हो गया, चौथा लिखिए, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, सर्वव्यापी मतलब हर जगह व्याप्त होते हैं, हर जगह पाए जा सकते हैं, जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये जल, थल, वायु, इसके अलावा जीवित या मृत जंतुओं पर पाए जा सकते हैं, हर जगह पाया जाता है। जीवाणु का काम, जैसे सड़े हुए जो जानवर हैं या बहुत सारी चीज़ें जो सड़ जाते हैं, आपको पता है जीवाणु ही डीकम्पोज करते हैं, उसे डीकम्पोज बैक्टीरिया बोलते हैं, जो उसको विघटित कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो सड़ा हुआ जानवर समाप्त हो जाता है, बदबू नहीं आती। आगे हम लोग देखेंगे जीवाणु जीवित जीव में भी पाए, जैसे हम लोगों के आंतों में भी जीवाणु पाया जाता है, आंत के अंदर जो एक प्रकार का सकारात्मक जीवाणु, पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है आंतों में। कई सारे जीवाणु जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं ना, जानवर देख रहे हैं, जैसे आप लोग देखेंगे अक्सर भैंस वगैरह जब बैठती हैं तो मुंह चलाते रहती है, जिसको बोलते हैं जुगाली करना। गाय देखते होंगे मुंह चलाती हैं, बकरियां देखते हैं मुंह चलाती हैं। होता क्या है कि वो खा लेती हैं, बाद में मुंह चला करके पचाती हैं। जुगाली करने वाले जानवरों में भी बैक्टीरिया पाया जाता है जो उनके पाचन में सहायक होता है। जो हरी घास वगैरह खाती है तो वो पच जाता है, हरी चीज़ें पच जाता है, तो वहाँ भी बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बैक्टीरिया जीवित जीवों में भी पाया गया, जो मर गए हैं, सड़ गए हैं, वहाँ भी बैक्टीरिया पाया जा रहा है, वो डीकम्पोज कर रहे हैं। इसके अलावा वो पानी में भी पाया जाता है, थल पे भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। कहा जाता है कि बैक्टीरिया 80 सेल्सियस तापमान तक भी पाया जा सकता है और बर्फ में भी पाया जा सकता है, यानी ठंडी से लेकर गर्म तक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो यहीं पे लिख लीजिएगा, लिखिए 5वां पॉइंट लिख लीजिए, जीवाणु बर्फ से लेकर
80 सेल्सियस तक, ऐसे लिखिए 80 सेल्सियस तक के तापमान पर भी पाया जा सकता है, पाया जा सकता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, जो पहला जो जीवाणु मिला था उसका शेप क्या था, आकार क्या था। मैं अभी आगे लिखवाऊंगा जीवाणुओं के प्रकार, शेप के आधार पर, आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, मैं लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल भी लिखवाऊंगा कौन से जीवाणु कौन से आकार का। पहला जो जीवाणु पाया गया था उसका आकार रॉड शेप था, राड की तरह, समझ रहे हैं ना, उसका आकार क्या था, राड शेप था। लेकिन पहला जीवाणु जिसे खोजा गया था उसका आकार राड शेप का था। राड नहीं लंबा, राड लंबा होता है, ऐसे राड शेप का था, राड शेप का था। ठीक, यहाँ तक जीवाणुओं की विशेषताएं ध्यान रखें कि यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, और खासतौर से मतलब यहाँ से पीसीएस वगैरह में प्रश्न खूब पूछते हैं। तो वो चीज़ें आपको जीवी में यहाँ से हैंडल हो जाएंगे कि पीसीएस में कैसे प्रश्न यहाँ से पूछता है, तो वो चीज़ें आप कर लेंगे। अब आइए लिखिए जीवाणु की संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट, जीवाणु की संरचना। जीवाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी संरचना कैसी होती है, इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। जब जीवाणु की संरचना की हम लोग बात करते हैं तो 2 तरीके से इसे डिवाइड करते हैं, बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना। बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, ध्यान रखिए। बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना में हम लोग जीवाणु को बांटते हैं। एक ही कोशिका होती है। बाह्य संरचना का मतलब उस कोशिका का जो सेल वाल होता है, सेल वाल से लेकर के उसके बाहर की जो चीजें होती हैं वो बाह्य संरचना होती है। जैसे मान लीजिए ये जीवाणु कोशिका है, तो उसमें 3 परत होती है। आगे हम लोग इसको देखेंगे भी, डिस्कशन भी करेंगे। तो ये वाला परत मान लीजिए बाहरी परत है, सेल वाल इसे बोलते हैं, कोशिका भित्ति है। इसके बाहर की जो संरचनाएं पाई जाएंगी, सेल वाल के बाहर की संरचना, उसे बोलेंगे बाह्य संरचना, यानी बाहरी अंग। सेल वाल के अंदर की जो भी चीजें पाई जाएंगी उसे बोलेंगे आंतरिक संरचना। तो ये ध्यान रखना है। तो सेल वाल और उससे बाहर की चीजों को बाह्य संरचना के अंतर्गत रखते हैं। अभी मैं चित्र आप लोगों को दिखाता हूं, पहले इसको थोड़ा सा आप लोग वो कर लीजिए, फिर मैं दिखाता हूं। बाह्य संरचना में क्या क्या आएगा, तो बाह्य संरचना में एक तो आएगा अपना सेल वाल आएगा, सबसे पहले आएगा सेल वाल, कोशिका भित्ति। उसके बाद फ्लैजिला आता है, फ्लैजिला। इसके बाद आता है पिलाई। इंपॉर्टेंट है, ये सब सारे प्रश्न पूछे गए यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में पूछा गया, फ्लैजिला पिलाई, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्लैजिला पिलाई, फिर इसमें आता है कैप्सूल, आता है कैप्सूल, फिर स्लाइम, इसके अलावा शीट, शीथ, SHEATH, शीथ। ये बाह्य संरचना के अंतर्गत माना जाता है। और बाह्य संरचना मैंने बताया होता है सेल वाल, उसके बाहर की चीजें। सेल वाल से बाहर फ्लैजिला पाया जाएगा, पिलाई पाया जाएगा, कैप्सूल पाया जाएगा, स्लाइम पाया जाता है, शीथ पाया जाता है। आंतरिक संरचना सेल वाल के अंदर। तो सेल वाल के अंदर क्या क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आंतरिक संरचना होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा फिर आएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, फिर राइबोसोम, इसके अलावा मीसोसोम, फिर न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक। एक और इसमें कर लीजिएगा, न्यूक्लियस, दिख रहा है ना, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। इसको मीसोसोम भी बोला जाता है, इसको राइबोसोम भी बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है इसे, और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली नाम दिया जाता है। तो ये संरचना है, इतनी संरचना को हम लोगों को समझना है। इससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया
कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल में कुछ डिफरेंसेस होता है। कुछ चीज़ें यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। जैसे गाल्जी का है, मैंने लिखा है तो ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में पाया जाता है। वो सारी संरचनाएं भी क्या है, आंतरिक संरचना के अंतर्गत आती है। जब मैं सेल के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगा तो वहाँ वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ भी आप इस चीज़ों से समझ सकते हैं। ये हम लोग बेसिकली बैक्टीरिया जो सेल है, बैक्टीरिया सेल का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बैक्टीरिया सेल की बातें यहाँ पे हो रही है, आंतरिक और बाह्य संरचना को समझते हुए चलते हैं। तो पहले हम लोग सेल वॉल को समझ लेते हैं। मैंने बताया एक सेल वॉल होता है, हर एक जितने भी प्लांट वाली कोशिका है सभी प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है। और ये प्रमुख अंतर होता है प्लांट और एनिमल में। जैसे हम लोग एनिमल हैं तो हम लोगों में सेल वॉल, हम लोग को सेल में, कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। लेकिन जब भी कोई प्लांट आप देखेंगे, पेड़ वगैरह देखेंगे, तो उसमें सेल वॉल पाया जाता है। तो प्लांट और एनिमल की कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि जहाँ प्लांट की कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, वहाँ एनिमल की कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाया जाता। कोई जानवर हो, मनुष्य हो, चिड़िया, पंछी, गाय, भैंस, कुछ भी होगा, उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो लिख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखिए कोशिका भित्ति, जिसे बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति और उसके बाहर के सभी संरचनाओं को बाह्य संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। बाह्य संरचना के अंतर्गत रखा जाता है। थोड़ा लिख लीजिए, फिर मैं लास्ट में बैक्टीरिया सेल का मैं डिजाइन आपको दिखाता हूँ, फिगर में दिखाता हूँ। पहले लिख ले, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, तो वहाँ बस आपको इंडिकेट करना हो जाएगा। मैं दिखा दूंगा यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बस वही जानना है। बाकी ये जानना जरूरी है आप लोगों को कि बाह्य संरचना के अंतर्गत कौन आता है, सेल वॉल, उसके बाहर की चीज़ें, और आंतरिक संरचना के अंतर्गत आता है सेल वॉल के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आंतरिक संरचना के अंतर्गत आता है। अब सवाल उठता है सेल वॉल कहाँ आता है, तो सेल वॉल बाह्य संरचना के अंतर्गत ही आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक, आता है, देखिए। तो पहला हेडिंग डालिए, अंतर्गत आता है जिसके तहत निम्न अंग शामिल है। कोशिका अंग बोल सकते हैं हम लोग, कोशिका के अंग। तो पहला हो जाएगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ये किसका बना होता है, इंपॉर्टेंट है, लिखिए कोशिका भित्ति प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसैकेराइड मैंने बताया था आप लोगों को कि जीवाणु कोशिका में दो विशेष ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो किसी अन्य कोशिका में नहीं पाया जाता है। आपको पता है ना, नाम और नाग, याद रखिएगा दो चीज़ें। पॉलीसैकेराइड वही है यहाँ पे, इसे बोलते हैं NAM नाम, NAG नाग, और पेप्टिडोग्लाइकन, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को। यही होते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, नाम पे भी डिस्कशन किया था। क्या होता है, ये विशेष ऐसा रसायन है जो सिर्फ और सिर्फ जीवाणु कोशिका में ही पाया जाता है, अन्य नहीं पाया जाता, अन्य कहीं और नहीं पाया जाता है। तो नाम, नाग और पेप्टिडोग्लाइकन, इस पर हमने चर्चा किया था शुरू में, जब मैं जीवाणु डिस्कशन कर रहा था तो वहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था कि पेप्टिडोग्लाइकन, जब हम लोग बात कर रहे थे आर्किया और जो है कि बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने पेप्टिडोग्लाइकन की बातें की थी कि क्या होता है पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। जो सेल वॉल होता है इन्हीं से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, लिपिड से और पॉलीसैकेराइड में नाम, नाग और पेप्टिडोग्लाइकन वगैरह होते हैं, इनसे बना होता है सेल वॉल, जो मजबूत होता है, मतलब कड़ा दीवार होता है, सेल वॉल बना होता है। क्या से बना होता है, यह लिखिए, इसका कार्य, किसका कार्य, सेल वॉल का, इसका कार्य कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना होता है। कोशिका को, क्योंकि मजबूत होता है, इसका नाम ही है दीवार, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना होता है, दृढ़ता प्रदान करना होता है, जिससे कोशिका एक निश्चित आकार में
रहती है। देखिए सेल वॉल का मतलब हो गया कि जो भी सेल्स पाए जाएंगे इससे कोशिका क्या होगी, एक मजबूत, एक निश्चित आकार हो जाएगा कोशिका का। सेल वॉल का काम यही है, दृढ़ होता है, मजबूत होता है, इसलिए कोशिका को क्या होता है, एक आकार भी देता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि हम सेल वॉल अगर नहीं हो तो क्या, ऐसे कंडीशन में क्या होगा। देखिए ये मान लीजिए कोशिका है पूरा, अगर इसमें सेल वॉल ना हो, ये सेल वॉल है और इसके अंदर ढेर सारे अंग पाए जाए, अगर सेल वॉल ना हो तो ये क्या होगा, ये जो दृढ़ता, ये कोशिका की ये जो एक आकार मिल रहा है वो आकार फिर नहीं मिलेगा। फिर कोशिका क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं, तो कोशिका का आकार कुछ भी हो सकता है। तो कोशिका को आकार देने का काम सेल वॉल करता है, क्योंकि दृढ़ होता है, मजबूत होता है। जब मजबूत होता है तो वो एक शेप देता है, जिस शेप में सेल वॉल रहा पूरा उसी शेप में कोशिका बन के चला आता है सामने, वैसे ही रहता है कोशिका। तो सेल वॉल का कार्य होता है कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, जिस कारण कोशिका का एक आकार निश्चित हो पाता है या सुनिश्चित हो पाता है, आकार प्रदान करता है कोशिका को। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो ये हो गया सेल वॉल। बस सेल वॉल आपको जानना क्या है यहाँ पे बेसिकली, कि सेल वॉल का निर्माण किन चीज़ों से होता है, प्रोटीन से होता है, लिपिड से होता है और पॉलीसेकेराइड से होता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है, सेल वॉल किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी आप लोग बता देंगे, नाम, नाग और पेप्टिडोग्लाइकन वगैरह से मिलकर के बना होता है कोशिका का सेल वॉल। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। और एक चीज़ ये जानना है कि सेल वॉल आंतरिक संरचना में आता है या बाह्य संरचना में, तो बाह्य संरचना के अंतर्गत सेल वॉल आता है। और सेल वॉल जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ लिखना हो तो लिख लीजिए ब्रैकेट में कि सेल वॉल जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। हालांकि हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी लिख लीजिए, नहीं पाया जाता, ठीक। दूसरे नंबर पर लिखिए कैप्सूल, ध्यान रखिएगा कैप्सूल इंपॉर्टेंट है। अभी मैं चित्र दिखाऊंगा तो चीजें समझ में आएंगी। सेल वॉल से बाहर की तरफ जीवाणुओं के अंदर एक परत पाई जाती है जो बना होता है अमीनो अम्ल और पॉलीसेकेराइड की, उसी को बोला जाता है कैप्सूल बोला जाता है, जीवाणुओं में भी पाया जाता है बेसिकली। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये सेल वॉल है जीवाणु कोशिका का, इससे बाहर की तरफ एक परत पाई जाती है जो अमीनो अम्ल और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसे बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं, क्योंकि सख्त हो जाती है, मोटी होती है, सख्त होती है कैप्सूल। इसका भी कई काम है। एक तो काम यह है कि ऐसा वातावरण जो जीवाणुओं के लिए प्रतिकूल वातावरण हो, तो ऐसे वातावरण में जीवाणुओं की सुरक्षा करती है कैप्सूल करती है। क्योंकि ये जो स्थान बचता है बीच में, यहाँ पे क्या करते हैं, ये खाद्य संग्रह करते हैं, खाने के लिए इसमें ये कलेक्ट कर लेते हैं कैप्सूल में, बाद में जरूरत पड़ती है तो उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर जीवाणु जो अपने उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, जो कुछ भी उत्सर्जन करते हैं, उसका भी संग्रह कहाँ हो जाता है, इसी कैप्सूल में हो जाता है। और कहा जाता है कि ये जो कैप्सूल है जीवाणुओं का WBC से रक्षा करता है। WBC में श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। मनुष्य में पाए जाने वाला जो WBC है उसका काम है जो हानिकारक जीवाणु हमारे ब्लड्स वगैरह में जो पाए जाते हैं उनको नष्ट कर देती है। तो WBC से रक्षा करता है कौन, कैप्सूल करता है। अब सोचिए WBC से रक्षा करता है कैप्सूल, तो इसका मतलब कि अगर WBC से रक्षा कर रहा है कैप्सूल जीवाणु को, तो ऐसे जीवाणु जो WBC से बच जा रहे हैं संक्रमण करेंगे, फैलाएंगे रोग। तो रोग फैलाने में भी सहायक होता है क्या, कैप्सूल होता है, संक्रामक होता है, संक्रामकता को फैलाता है कैप्सूल। क्योंकि ये WBC से सुरक्षित रहता है तो संक्रामक रोगों का विस्तार होता है। अगर WBC समाप्त कर दे तो वहीं पे जीवाणु खत्म हो जाएगा, फिर संक्रामक रोग नहीं फैलेगा। तो ये 3-4 चीजें ध्यान रखिएगा। खाद्य संग्रह करता है, खाने वाली चीजें जो भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। उत्सर्जी पदार्थ बहुत सारी चीजों का उत्सर्जन करता है, इसी कैप्सूल में चला जाता है। ये कैप्सूल WBC से सुरक्षा करता है और जीवाणुओं के लिए ऐसा वातावरण जो प्रतिकूल हो वहां भी जीवाणुओं की सुरक्षा कौन करता है, कैप्सूल करता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखिए जीवाणु कोशिका में, जीवाणु कोशिका में, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति से बाहर की ओर अमीनो अम्ल और पॉलीसेकेराइड से बनी एक परत पाई जाती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल कहा जाता है। कार्य क्या है इसका, इंपॉर्टेंट है, 3-4 कार्य है इसका। लिखिए इसके निम्न कार्य है।
कैप्सूल के इंपॉर्टेंट है। पहला कार्य क्या है ये कि जीवाणुओं को उनके प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। तो लिखिए, जीवाणुओं को उनके प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 1 हो गया कि ऐसा वातावरण जहां पे जीवाणु के लिए अनुकूल नहीं है तो वहां उनसे सुरक्षा प्रदान करेगी। दूसरा, ये कैप्सूल क्या करता है कि खाद्य संग्रह करता है। खाद्य संग्रह का कार्य होता है, खाद्य संग्रह का कार्य करता है जिससे जीवाणु भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी जो कैप्सूल है, कैप्सूल में खाद्य संग्रह भी कर लेते हैं कि यहाँ पर रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लें। तीसरा, जीवाणुओं के द्वारा जो उत्सर्जी रसायन है, जिन रसायनों का उत्सर्जन करते हैं, उसका भी संचय यहाँ पे कर लेते हैं। नंबर 3 लिख लीजिए, जीवाणु उत्सर्जी रसायनों का भी संग्रह कैप्सूल में करते हैं। चौथा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि ये जो कैप्सूल है ये WBC से सुरक्षा प्रदान करती है जीवाणुओं को, श्वेत रक्त कणिकाओं से जीवाणुओं की सुरक्षा करती है। इसका मतलब हो गया कि रोग संक्रामक में ये कैप्सूल अहम भूमिका निभाता है। यानी जीवाणु जो रोग फैलाते हैं उसमें कैप्सूल की अहम भूमिका होती है। कैप्सूल ही सुरक्षा प्रदान करता है जीवाणुओं को। तो कैप्सूल को तोड़ना होगा, जीवाणुओं को समाप्त करने का मतलब हो गया कि पहले हम कैप्सूल को तोड़ लेंगे तो उसका सुरक्षा जो कवच है वो टूट जाएगा जीवाणुओं का। तो जीवाणुओं के बेसिकली क्या है, ये सुरक्षा कवच है। लिखिए कि कैप्सूल जीवाणुओं को WBC से सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात यह जीवाणुओं का सुरक्षा कवच होता है। कौन? कैप्सूल जीवाणुओं का सुरक्षा कवच होता है। क्लियर है? कैप्सूल का काम होता है जीवाणुओं की सुरक्षा करना, सुरक्षा कवच हो गए। 5वां पॉइंट लिखिए, चूंकि जीवाणु रोगों का संक्रामक तभी फैला सकते हैं जब वे सुरक्षित रहें। अतः कैप्सूल रोग संक्रामक का भी कार्य करता है। कैप्सूल रोग संक्रामक का भी कार्य करता है, क्लियर है ना? यहाँ पे कैप्सूल के माध्यम से ही रोगों का संक्रमण बढ़ता है, क्योंकि कैप्सूल सुरक्षित है। वहीं से क्योंकि जीवाणुओं के जो उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी जो रसायन है, कहाँ है? कैप्सूल में। उसी के माध्यम से रोगों का संक्रमण करते हैं। तो कैप्सूल रोग संक्रामक भी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्सर्जी रसायन जीवाणुओं के कहाँ होते हैं? कैप्सूल में होते हैं। जो भी उत्सर्जी रसायन है उसी रसायन के माध्यम से रोगों का विस्तार करते हैं। तो कैप्सूल अगर सुरक्षित है तो रोग संक्रामक होगा। तो कैप्सूल सुरक्षित होने का सीधा मतलब हो गया कि रोग संक्रामक का कार्य करेंगे, रोगों को तेजी से बढ़ाएंगे। कैप्सूल नष्ट हो गया तो रोग संक्रामक नहीं हो पाएगा। तो कैप्सूल हो गया ना। चलिए, ये हो गया कैप्सूल। अगला है सलाइम लेयर। तीसरा अंग है सलाइम लेयर। इसे हिंदी में बोलते हैं सलाइम को, लिख लीजिए, अवपंख परत। हालांकि इतना हिंदी तो नहीं आना चाहिए, यूपीएससी में कभी कभी दे देता है हिंदी में तो समझ नहीं पाते, लेकिन हालांकि इंग्लिश वर्जन में इंग्लिश भी रहता है। तो सलाइम लेयर ध्यान रखिए। एक्चुअली में सलाइम लेयर सभी जीवाणुओं में नहीं पाए जाते। शुरू के जो जीवाणु जो विकास की प्रक्रिया में शुरुआती में होते हैं तो उनके कैप्सूल के जगह ही सलाइम होता है, नरम मुलायम परत होता है। बाद में वही जब सख्त हो जाता है तो बन जाता है कैप्सूल। तो लिख लीजिए यहाँ पे कि कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु में
कुछ जीवाणु में कैप्सूल के स्थान पर स्लाइम लेयर पाया जाता है जो नर्म और तरल होता है। देखिए यही जब फूल जाता है, फूल कर सख्त हो जाता है तो कैप्सूल बन जाता है। क्लियर है ना? तो जैसे जिस बैक्टीरिया में कैप्सूल है तो वहाँ स्लाइम लेयर नहीं होगा, जिसमें स्लाइम लेयर है तो वहाँ कैप्सूल नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, दोनों का काम भी लगभग एक है। कैप्सूल क्या होता है? सख्त हो जाता है, मोटा सख्त होता है, और स्लाइम लेयर नरम होता है और तरल होता है, मुलायम होता है। जैसे सेलवाल है तो सेलवाल के किनारे जो स्लाइम होगा वो क्या होगा? तरल अवस्था में होता है, ऐसे इस तरीके से होगा। काम उसका वही है, खाद्यों का संग्रह, सुरक्षा करना, बाकी सारे काम सेम है। कुछ जगह क्या होता है, यही जब सख्त हो जाता है तो मोटा हो जाता है इस तरीके से, तो वो बन जाता है कैप्सूल बन जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है स्लाइम लेयर में और कैप्सूल में, बाकी काम दोनों के समान है, सेम है। कहा जाता है कि जब बैक्टीरिया शुरुआत में, जैसे जब पैदा होता है बैक्टीरिया, तो उस कंडीशन, उस समय स्लाइम लेयर होता है। बाद में जब विकसित हो जाता है बैक्टीरिया तो स्लाइम लेयर बदल जाता है किसमें? कैप्सूल में, ऐसा माना जाता है। तो आप लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, जब जीवाणु का आरंभिक जन्म होता है या विकास होता है, ऐसे कह लीजिए, आरंभिक विकास होता है तो उसमें स्लाइम लेयर पाया जाता है। जब जीवाणु पूर्णतः परिपक्व हो जाता है तो यही स्लाइम लेयर कैप्सूल बन जाता है। बस आपको ध्यान रखना है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल फंक्शन एक है, सेम है। जीवाणुओं का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पाया जाता है, जीवाणु में फ्लैगिला पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चलन में, मूवमेंट में सहायता करती है। फ्लैगिला, जीवाणुओं में एक धागे जैसी संरचना 3-4 होती है सामान्यतः। तो अगला डाल लीजिए फ्लैजिला। लिखिए, यह लंबा बाल जैसी संरचना होती है जिसका आकार 4 से 5 माइक्रोमीटर होती है। 4 से 5 माइक्रोमीटर। अच्छा, माइक्रोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दर्शाया कैसे जाता है तो आप लोगों को पता है, इस तरीके से दर्शाया जाता है माइक्रोमीटर को। तो 4 से 5 माइक्रोमीटर होता है फ्लैजिला, इसका आकार। इसका मुख्य कार्य बस ध्यान दीजिए, 4 से 5 मीटर होता है, 4 से 5 मीटर होता है। यह जीवाणु को चलने में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट है ये, जीवाणु को चलने में सहायता करने वाला पार्ट कौन सा है? फ्लैजिला है। ये प्रश्न पूछा गया है, फ्लैजिला। अब ध्यान रखिए कि फ्लैजिला बना किसका होता है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिख लीजिए। लिखिए, यह फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। अभी मैं चित्र दिखाऊंगा, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ सारे फिगर्स। आप बस ये समझिए, जैसे जीवाणु है, मान लीजिए जीवाणु है तो इसमें फ्लैजिला होता है, ऐसे जो चलने में सहायता प्रदान करता है जीवाणु के। तो ये हो गया फ्लैजिला हो गया। ये कोशिका बनाएंगे तो सेलवाल हो गया, फिर उसके ऊपर जाएंगे तो ये कैप्सूल वाला परत हो गया, ऐसे करके बनता है जीवाणु। तो ये फ्लैजिला होता है यहाँ पे,
ये फ्लैजिला होता है, जो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। आकार होता है 4 से 5 माइक्रोमीटर होता है। कार्य मूवमेंट में सहायता प्रदान करना, जीवाणु को चलने में सहायता प्रदान करना। अगला एक है पिलाई, वेरी इंपॉर्टेंट। पिलाई, पिलाई को बोला जाता है फिम्ब्रे, FIMBRIAE, दोनों चीज सेम है, ध्यान रखिएगा। पिलाई और फिम्ब्रे, कई जगह पिलाई भी लिखा जाता है, फिम्ब्रे भी लिखा जाता है। पिलाई क्या होता है? पूरे जीवाणु में छोटे 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 धागे के आकार की संरचना होती है, उसे बोला जाता है पिलाई बोला जाता है। लिखिए थोड़ा सा इसमें लिखिए, जीवाणु कोशिका की सतह पर, जीवाणु कोशिका की सतह पर छोटे छोटे बालों जैसी संरचना, बालों जैसी संरचना होती है, जिसे पिलाई कहा जाता है। पिलाई कहा जाता है। यह पीलिन प्रोटीन से बना होता है। पिलिन, यह पिलिन प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, जो तथा अंदर से खोखला होता है। ऐसे लिख लीजिए, ये पिलाई क्या होता है? जैसे ये पिलाई है बालों जैसी संरचना, तो इस प्रकार से होती है, अंदर से खोखला रहेगा ये, और पिलिन प्रोटीन से बना होता है, इंपॉर्टेंट है, बना होता है तथा अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होस्ट सेल के साथ, होस्ट सेल के साथ जुड़ने में सहायता प्रदान करना होता है, जुड़ने में सहायता प्रदान करना होता है। ध्यान रखिएगा, होस्ट सेल मतलब किसी कोशिका, मान लीजिए जीवाणु कोशिका है, अब यहाँ पे इस प्रकार की संरचना पाई जा रही है, जिसे बोलते हैं पिलाई बोलते हैं, ध्यान। और ये संरचना क्या है? फ्लैजिला। तो ये जो पिलाई क्या होता है? किसी दूसरे सेल के साथ अगर जुड़ रहा है, ये दूसरे सेल के साथ जुड़ने में यही, ये जो पिलाई है यही मदद करता है। ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से, मान लीजिए ये जुड़ा, इस तरीके से अब जुड़ गई है दूसरे सेल के साथ, है ना। बालों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं जो आपस में जुड़ने का काम करती हैं। इसी में एक पिलाई होता है सेक्स पिलाई, जिसे बोलते हैं हम लोग, जो जीवाणु में जनन का काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे जीवाणु में जनन कैसा होता है, तो इसे बोलते हैं सेक्स पिलाई भी एक होता है, जो सामान्य पिलाई से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए सेक्स पिलाई 2-3 होते हैं सामान्य सेक्स पिलाई, तो ये पिलाई इतना बड़ा है, तो वो जो पिलाई होगा इतना बड़ा होगा। मान लीजिए एक जीवाणु यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सेक्स पिलाई चूंकि इसके साथ जनन करना होगा, तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा। सेक्स पिलाई का काम यही होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अच्छा, ये जो पिलाई है ये सभी जीवाणुओं में पाया जाता है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हो, चाहे वो ग्राम नेगेटिव जीवाणु हो, सभी जीवाणुओं में सेक्स पिलाई पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे लिखिए, सेक्स पिलाई हेडिंग डाल लीजिए। बेसिकली ये इसीलिए काम आता है, ये सेक्स पिलाई जो नाम है इसका काम यही है। तो लिखिए, जीवाणु में कुछ अब कितने सेक्स पिलाई पाए जाते हैं? तो माना जाता है कि 1 से लेके 5 तक, सामान्यतः 1 से लेके 5 तक। तो जीवाणु में सामान्यतः, ऐसे लिख लीजिए, जीवाणु में सामान्यतः 1 से 5 तक सेक्स पिलाई होते हैं, जो सामान्य पिलाई से आकार में बड़े होते हैं। सामान्य पिलाई से आकार में, सामान्य पिलाई कितना था मैंने बताया था, उसका आकार 4 से 5 माइक्रोमीटर, इसका 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। आकार में बड़े होते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 10 से 20 माइक्रोमीटर। इसका मुख्य कार्य या इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य संयुग्मन, जुड़ना, संयुग्मन बोलते हैं जुड़ जाना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं संयुग्मन को कंजुगेशन, कंजुगेशन, GATION, इसे हम लोग पढ़ेंगे।
जब देखेंगे कि जीवाणुओं में जनन कैसे होता है, तो ये एक प्रक्रिया ये भी है, और भी कई सारी प्रक्रिया है जीवाणुओं में जनन की। इस तरीके से भी जनन होता है। जीवाणु में कई प्रकार से अपना वो जनन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है जीवाणु में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? संयुग्मन लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन में लिंग का कौन काम कर रहा है? सेक्स सप्लाई एक प्रकार से लिंग का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये लैंगिक जनन हो गया। तो संयुग्मन, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है और इसकी खोज करने के लिए जो है कि नोबेल प्राइज भी दिया गया है। मैं अभी लिखवाता हूँ लिनर बर्ग को। तो इनका मुख्य कार्य संयुग्मन होता है, संयुग्मन होता है। इसमें दो जीवाणु एक दूसरे से संयुग्मन करते हैं। अच्छा ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है, दो से ज़्यादा जीवाणु हो सकते हैं। जैसे कि सेक्स प्लाई की संख्या पर डिपेंड करता है। मान लीजिए सेक्स प्लाई की संख्या 3 है, सपोज करिए जीवाणु है और एक सेक्स प्लाई यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये 3 जीवाणुओं के साथ सीधे सीधे संयुग्मन कर सकते हैं। एक जीवाणु यहाँ है, इसके साथ ये जुड़ गए, एक जीवाणु यहाँ इसके साथ जुड़ गए, एक जीवाणु यहाँ इसके साथ जुड़ गए। तो 3 जीवाणुओं के साथ एक साथ ये संयुग्मन कर सकते हैं सेक्स प्लाई। ध्यान रखिए, संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसलिए मैं लिख रहा कि एक दूसरे से संयुग्मन करते हैं। संयुग्मन को सर्वप्रथम, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप चित्र बना के लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखिए, संयुग्मन को सर्वप्रथम लीडरबर्ग, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लीडरबर्ग और टैटम ने एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है एस्केरिसिया जीवाणु। टैटम ने एसरीसिया कोलाई, जो कोलन में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, एसरीसिया कोलाई जीवाणु में खोजा था। इसीलिए इन्हें 1958 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो लीडरबर्ग और टैटम को 1958 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए? कि उन्होंने एस्केरिसिया कोलाई जीवाणु में इसी संयुग्मन को उन्होंने खोज कर लिया था कि इस प्रकार से भी जीवाणुओं में संयुग्मन होता है, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, ये यौन जो है कि क्रिया मानी जाती है जीवाणुओं के संयुग्मन। मैंने बता दिया सेक्स पिलाई का काम करता है, यानी इनमें एक से ज़्यादा भी लिंग हो सकते हैं, 1 से लेकर 5 तक जो सेक्स ऑर्गन के रूप में ये काम करता है। तो सेक्स प्लाई बेसिकली क्या है, जीवाणुओं का एक सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, लिखिएगा, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को लिख। तो इसमें देखिए, और इसी में हालांकि लीडरबर्ग और टैटम साथ एक और लोग थे, बीडल थे, उन्हें भी 1958 में दिया गया था। 3 लोगों को बेसिकली दिया गया था। यहाँ पे लिख लीजिए, ये 2 नाम बेसिकली याद रखिएगा, लीडरबर्ग और टैटम। इनके साथ एक और थे जो है कि बीडल नाम था, उन्हें भी दिया गया था। तो लिख लीजिए कि एंजाइम सिद्धांत की खोज के लिए एंजाइम सिद्धांत दिया गया था। एंजाइम सिद्धांत की खोज के लिए 1958 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्योंकि कंजुगेशन क्या है, एक प्रकार के एंजाइम्स है, यानी ये जो प्रक्रिया होता है एंजाइम के माध्यम से होता है। तो लीडरबर्ग और टैटम ने खोज दिया जीवाणुओं में, एक बीडल साहब थे, उन्होंने भी उसमें सहायता दिया। तो 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, दिया गया था। लीडरबर्ग, टैटम और बीडल। लीडरबर्ग, टैटम और बीडल को यहाँ मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, हो सकता है कभी पूछ दे 1958 में लीडरबर्ग और टैटम के साथ किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो उसे याद रखिएगा बीडल का। अदरवाइज ये 2 नाम तो याद रखिएगा, क्यों दिया गया इन लोगों को, ये यहाँ पे संयुग्मन की वजह से दिया गया। तो उन्होंने उसकी खोज कर ली कि जीवाणुओं में भी एक प्रकार से यौन क्रिया या सेक्स क्रिया होती है जो पिलाई के माध्यम से होती है, क्योंकि एंजाइम्स का आदान प्रदान होता है उसमें। तो उसी एंजाइम थ्योरी आ जाती है जिसमें बीडल की भी सहायता होती है। 3 लोगों को बेसिकली दिया गया था। ये क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अच्छा, अभी हम लोग बाह्य संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 चीजें और है। एक है शीथ, अगली जो संरचना होगी शीथ, SEATH, शीथ।
शीत बेसिकली पाया जाता है ऐसे जीवाणुओं में जो चेन के रूप में होते हैं। चेन मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरीके से चेन, ऐसे दो जीवाणु चेन के रूप में रहते हैं तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है तीनों के ऊपर ऐसे ढकने के लिए, चेन को सुरक्षित रखने के लिए, उसी को बोला जाता है शीत बोला जाता है। तो शीत सामान्यतः वहीं पाया जाता है जहाँ पे जीवाणु चेन की अवस्था में हो, चेन के रूप में नहीं होंगे तो वहाँ शीत नहीं पाया जाता। तो जीवाणु की बाहरी संरचना है चूंकि, तो शीत वहाँ पाए जाते हैं। 3-4 जीवाणु हैं चेन के रूप में, तो ऊपर से एक संरचना बनती है, उसी को बोलते हैं शीत बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, शीत खोखला ट्यूब जैसी संरचना होती है। शीत खोखला ट्यूब जैसी संरचना होती है, ट्यूब जैसी संरचना होती है जो चेन के रूप में रहने वाले जीवाणुओं के ऊपर पाया जाता है। अब देखिए मैंने क्या बताया, ये मान लीजिए कि शीत है, ये खोखला है, इसी के अंदर जीवाणु चेन के रूप में रहते हैं। जहाँ पे जीवाणु चेन के रूप में बने उसके ऊपर एक संरचना बन जाएगी क्योंकि सारी तरफ से उसको घेर देगी तो खोखला रहेगी, तो इसी को बोलते हैं शीत बोलते हैं। शीत बेसिकली क्या करता है कि ऐसे जीवाणु जो चेन के रूप में रहते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसका मुख्य कार्य चेन के रूप में रहने वाले जीवाणुओं को मजबूती प्रदान करना है। इसका मुख्य कार्य चेन के रूप में रहने वाले जीवाणुओं को मजबूती प्रदान करना है, मजबूती प्रदान करना है। एक और पाया जाता है प्रोसेथी, हालांकि सभी जीवाणु नहीं पाया जाता है, कुछ जीवाणु प्रोसेथी जैसी संरचना मिलती है। जैसे कुछ जीवाणु का कुछ हिस्सा, जैसे कि ये मान लीजिए जीवाणु है, जीवाणु का ये मान लीजिए सेल वाल है, तो कई बार क्या होता है जीवाणु का सेल वाल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला हिस्सा बाहर निकल आता है, इस तरीके से एक्सटेंड हो जाता है। जब एक्सटेंड हो जाता है तो इसी को बोलते हैं प्रोसेथी बोला जाता है। तो सामान्यतः सभी जीवाणु में देखने को नहीं मिलता है प्रोसेथी। ऐसे जीवाणु जिनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वाल की संरचना एक्सटेंड कर जाती है, विस्तृत हो जाती है, तो उस विस्तृत होने वाले हिस्से को ही प्रोसेथी बोल दिया जाता है। तो लिख लीजिए एक इसमें बाहरी संरचना में एक और प्रोसेथी, प्रोसेथी PROSTHECAE स्पेलिंग ही होता है प्रोसेथी का, हिंदी में लिख लीजिएगा प्रोस्थेसी, हाँ प्रोस्थेसी यही होगा। लिखिए, कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आगे आएगा, जैसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है हिंदी में, तो यहाँ लिखना हो तो लिख लीजिएगा कोशिका झिल्ली। ये आंतरिक संरचना का पार्ट है, कोशिका झिल्ली एक्सटेंड मतलब आगे विस्तारित होकर के विस्तारित हो जाती है, ऐसे लिख लीजिएगा। कोशिका झिल्ली विस्तारित हो जाती है तो इस विस्तारित भाग को ही प्रोस्थेसी कहते हैं, प्रोस्थेसी कहा जाता है। क्लियर? तो बाह्य संरचना यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कि जीवाणु कोशिका की बाह्य संरचना में क्या क्या आता है। कंप्लीटली सब कुछ आ जाता है। यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, जैसे प्रोस्थेसी पूछ सकता है, सलाइन कैप्सूल वगैरह के बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फ्लैजेला के बारे में तो पूछा गया है, पिलाई के बारे में भी पूछा गया है, तो आगे भी पूछा ही जाएगा। बस ये चीज़ें आप दिमाग में बैठाते चले जाइए, क्योंकि इस तरीके से समझते हुए आप पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ दिमाग में अच्छे तरीके से बैठता चला जाएगा। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे क्लास में बहुत रटने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप क्लास को अच्छे से देखते हैं तो कभी भी लिखने से पीछे मत भागिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं PDF से दिलवा दीजिए या करवा दीजिए, कोई मतलब नहीं होता एक्चुअली उसका। आप PDF ले लेंगे लेकिन वो चीज़ें नहीं आएंगी। जब आप समझ करके चीज़ों को लिखेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा। PDF लेके देखेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा।
पढ़ लेंगे, बस इतना कर सकते हैं कि पढ़ लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में जो चीज़ें जानी चाहिए, जो घुसनी चाहिए, वो दिमाग में आपके नहीं घुस पाएगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप तो ईमानदारी से करिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ईमानदारी से करिए और लिखने से कभी मत भागिए। हाँ, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजी वे में लिखने से भाग सकते हैं, फिर नोट्स आप रटन विद्या अपना सकते हैं। लेकिन जब सिविल सर्विसेज आपने सपना देखा है, पीसीएस बनने का या आईएएस बनने का आपने सपना देखा है, तो उस सपने पे जीने के लिए आपको मेहनत भी करना होगा। मेहनत करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आप मजबूत होंगे। तो लिखने से कभी भी मत भागिए। सिविल सेवा की तैयारी करें, आपको जितना टाइम मिल रहा है पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, लेकिन लिखते हुए पढ़िए। उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब कभी ज़िंदगी में आपको मेंस देने का मौका मिलेगा तब आपको हमारी ये बातें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में सर जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लिखें ना, उस जाके सीधे मेंस में ही लिखने की सोचते हैं कि बस वहीं हम लिख देंगे जाएंगे, वहाँ आपकी कलम चलेगी नहीं, शब्द निकल जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कैसे लिखें, क्या लिखें, शब्द ही नहीं आएगा लिखने के लिए। जो फॉर्मेटिंग जो होनी चाहिए, जिस तरीके से मैं फॉर्मेट करके यहाँ लिखाता हूँ, एक एक चीज़ ईजी करके दिखाता हूँ, वो फॉर्मेट में आप ला ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं है। जब लिखेंगे तभी वो आपकी चीज़ें आएंगी। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपको सिविल सर्विसेज में फ़ायदा देगा। लिखने वाले लोग ही सिलेक्ट होकर के चले गए, जो लोग नहीं लिखे हैं वो नहीं सिलेक्ट हुए। जिसने भी खूब लिखा है, जम करके लिखा है, जब लिखते हैं तो आपका दिमाग काम करता है, कई सारे सेंस ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं। कान से आप पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे पहले तो लिखते समय, आप सुन रहे हैं तो आपका कान भी काम करेगा, दिमाग भी काम करेगा, आँख, मुंह, हाथ, पैर, बहुत सारी चीज़ें काम करना शुरू कर देती हैं। इससे क्या होता है कि आपका माइंड का विकास भी होता है, क्षमताएं भी आपकी बढ़ती हैं और लिखने से आप भागेंगे नहीं। 3 घंटा पता चला पहली बार जो लिखने जा रहा है तो आप तो पहले पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। वो 3 घंटा आपने कलम चला के लिख भी लिया ना तो दूसरे दिन आपका अंगुली दर्द करने लगेगा। कभी लिखे ही नहीं, दर्द करेगा, आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो लिखते रहिए, इतना लिखिए कि कभी भी ज़िंदगी में लगातार आपको 5 घंटे भी मौका मिल जाए लिखने के लिए तो आप लिखिए। एक दिन में 6-6 घंटा हम लोगों ने लिखा है मेंस में, 6 घंटा लगातार, कलम रुकता ही नहीं था, 6-6 घंटा लिखा गया है प्रैक्टिस करने के दौरान, ताकि एग्जाम हॉल में जाए तो 3 घंटा लिखने के बाद भी कोई फर्क न पड़े, हाथों पे लगे कि सब कुछ सही है, फ्रेश है, एकदम थकावट न महसूस हो अंगुलियों को कि कलम नहीं चल रहा है, राइटिंग नहीं बन पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये प्रैक्टिस में लगातार बने रहिए आप। सिविल सर्विसेज एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कोई इंसिडेंट नहीं है कि बस आप एक डकनिया डाकेंगे और पहुंच गए, क्रॉस हो गए। ये प्रोसेस से चलने वाला, जिस दिन से आप सोचते हैं दिमाग में कि मुझे पीसीएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है, उसी दिन से वो प्रक्रिया आप आरंभ कर दीजिए, क्योंकि ये प्रक्रिया आपको हर जगह जांचेगी। आपको प्रारंभिक परीक्षा में जांचेगी कि आपका फैक्ट और कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आपको मेंस परीक्षा में जांचेगी कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी समालोचनात्मक क्षमता कितना, यानी क्रिटिसाइज करने वाली क्षमता कितना मजबूत है, फिर आपको इंटरव्यू में जाके जांचेगी कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना मजबूत है। तो हर तरीके से आपको जांचा जाता है। इंटरव्यू में आपकी पूरी पर्सनालिटी जांच दी जाती है, आप चलते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, है ना, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, आपकी नज़रें, आंखें किस प्रकार से रिएक्ट करती हैं, आपका फेस पे किस प्रकार का एक्सप्रेशन आता है, ये सब कुछ इंटरव्यू में जांच लिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रक्रिया है, फुल बोलते हैं ना कि पूरी तरीके से जो है कि मनुष्य का एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा विकास, कंप्लीटली जो है कि विकास की बातें की जाती है। यहाँ पे हर तरीके से आपको विकसित अवस्था में पहुंचा दिया जाता है कि सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो आपका हर एक चीज़ बदला होना चाहिए, आपका बोलने का तरीका, समझाने का तरीका, किसी भी बिंदु पे आप किस प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते हैं, कैसा पॉइंट्स आप रखते हैं, पॉजिटिव निगेटिव किस प्रकार से बैलेंस करते हैं। भांति गंगा में आप हाथ धोने वाले तो नहीं हैं कि जिधर लहर बह रही है उसी भाषा में आप बात करना शुरू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही गहराई से जांची जाती है। एक एक शब्द पे गौर किया जाता है इंटरव्यू में कि आपके वर्डिंग क्या निकल रहे हैं, कौन कौन से शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो टोन है वो कैसा है, बहुत गुस्से वाला टोन है, नॉर्मल टोन है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ आपको गुस्सा दिलाया जाने की कोशिश होती है कि आपको गुस्सा है, ताकि आपको टोन बदल जाए। तो वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को जांचने का पूरा तरीका होता है ना, कि कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जाता है वहाँ पे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब बातें होती हैं तो सिविल सर्विसेज आपको फुल्ली डेवलप करता है। लेकिन जब आप सोचते हैं तो उस तरीके से अपने आप को ढलने का प्रयास कीजिए, बातचीत, लोगों से मिलना जुलना इस तरीके से रखिए कि आपके अंदर नकारात्मक चीज़ें कम से कम नजर आएँ और आप पॉजिटिविटी से भरे रहें, सकारात्मकता से आप भरे रहें। तो छोड़ते हैं यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आंतरिक संरचना को देखेंगे, फिर जीवाणु में पोषण कैसे होता है वो देखा जाएगा, फिर उसके बाद जीवाणु में जनन कैसे होता है वो देखेंगे, लैंगिक और लैंगिक जनन, फिर उसके बाद लाभदायक जीवाणु, हानिकारक जीवाणु, तब जाके टॉपिक खत्म होगा। तो मान के चलिए कि अभी 2 लेक्चर और लगेंगे जीवाणु को कम्प्लीटली एंड करने में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट करके जरूर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए